अमीनो एसिड्स फिनिश कर चुके हैं। अब पढ़ लेते हैं उन अमीनो एसिड से बने हुए पॉलीमर्स जिन्हें कहा गया प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हैं क्या बच्चों? हमने पढ़ा था कि 20 अमीनो एसिड से बने हैं। अब 20 अमीनो एसिड तो अलग अलग तरीके की हो सकती है ना, तो इस वजह से इन्हें हम कह सकते हैं हेट्रोपॉलीमर्स, यानी जो एक जैसी अमीनो एसिड से ना बने हो। सो दीज आर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स को बनाने का काम करते हैं या तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं। सो दीज आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन और चेन्स, यानी जो एक से ज्यादा अमीनो एसिड से मिल करके बनी हो, तो एक बहुत लंबी ऐसे चेन सी है ये, राइट। जैसे एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया था, मान लो हम इसमें से कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन निकाल लें, तो यहां पर सारी अमीनो एसिड्स दिखाई देंगी जो कि पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ी हुई होंगी। जैसे जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, लेट मी टेक दैट ओनली। कंटिन्यू करेगी इस चेन। सबसे पहले है टायरोसिन, जिसे Y से इंडिकेट किया गया है। पेप्टाइड लिंकेज, here we have alanine indicated with letter capital A. Again peptide linkage. सीरीन, क्या होता है सीरीन में? खुद दिमाग लगाना चाहिए। सीरीन में क्या है? R की जगह पर है CH2OH, then again peptide linkage, then we have cysteine indicated with C. सिस्टीन में क्या होता है बेटा? सिस्टीन एक अल्कोहल सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। अगेन अ पेप्टाइड लिंकेज, and here we have क्या हुआ? CH2CH2COOH, ग्लूटामिक एसिड। इंडिकेटेड विद लेटर E। तो ऐसी कई सारी चेन्स या सिंगल चेन से एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सकता है। अब ये चेन दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंडेबल है। 20 अमीनो एसिड से बनती है ना। सो हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, कितनी अमीनो एसिड? 20 अमीनो एसिड से बना है एक प्रोटीन, राइट। तो यहां पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के दो सिरे हैं। ये वो सिरा है जिसमें आपको NH बेसिकली अमीनो एसिड फ्री दिख रहा, सॉरी अमीन ग्रुप फ्री दिख रहा है। सो इसे कहा जाता है N टर्मिनल। राइट बेटा, N टर्मिनल का मतलब हुआ जहां पर NH2 यानी अमीन ग्रुप फ्री है, वहीं पर उस साइड को, इस टर्मिनल को कहा गया C टर्मिनल।
राइट। इसे नाम क्यों दिया गया सी टर्मिनल? बिकॉज यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री है, राइट। तो इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं और इन पॉलीपेप्टाइड चेन से बनते हैं प्रोटीन्स जो कि हेट्रोपॉलीमर्स हैं अमीनो एसिड्स के। इज दैट क्लियर टिल दिस पार्ट? वेल, प्रोटीन्स बेटा बहुत टाइप के हो सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर कई तरीके का होता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से लिख लो, बिकॉज़ देयर इज नो स्पेस आउट हियर। सो लेट्स स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किस तरीके से बने होते हैं? प्रोटीन्स के बेटा 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखे जा सकते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या? पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो बेसिकली ऐसा एक स्ट्रक्चर शो करेगा, लीनियर स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जहां पर ये हो गए आपके अमीनो एसिड्स और जो इनके बीच में लिंकेज दिख रही है ये है पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। सो कैसा है प्राइमरी स्ट्रक्चर? लीनियर, राइट। यहां पर बॉन्ड केवल एक है, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। ऐसे स्ट्रक्चर्स उन प्रोटीन्स के होते हैं जो अभी अभी बने हैं, यानी इनसे आगे किसी और प्रोटीन को बनना है जो अभी रिसेंटली जिसे आरएनए ने सिंथेसाइज कराया है, राइट। सो दीज आर न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन्स। ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, और अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव है। जो जितना एक्टिव होगा उतना ही तो अनस्टेबल होगा, ज्यादा रिएक्शन शो करेगा, राइट। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही आगे चल करके बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो है जहां पर जो प्राइमरी से बना है, यानी ये पॉलीपेप्टाइड चेन तो है ही, इस पॉलीपेप्टाइड, इस पूरे को पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोल सकते हैं, लिखो यहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट। दिस ऑल इज दैट्स नॉट रियली नीडेड दो, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन होती क्या है, राइट। इसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब बनेगा तो यहां पर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये फर्दर लिंक्ड हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स से, और इससे बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बेटा, ये फाइब्रस प्रोटीन्स का होता है, और जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं इनसॉल्यूबल। देखो हमारे सर के ऊपर जो बाल हैं वो भी तो फाइब्रस प्रोटीन है। कभी ऐसा हुआ कि बाथरूम गए, शैम्पू लगाया और गंजे बाहर आए? नेवर, राइट, बिकॉज फाइब्रस प्रोटीन्स इनसॉल्यूबल टेंडेंसी के होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेटा 2 टाइप्स का हो सकता है, अल्फा हेलिक्स। अब अल्फा हेलिक्स क्या है? राइट साइडेड हेलिक्स बना हुआ होता है, ये स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर, और इसे यहां पर बीच में ये अमीनो एसिड्स है ना, राइट। इन्हें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्हें जोड़ के रखेंगे,
नॉट द राइट वे टू शो इट, बट लाइक दिस ओनली, राइट. सो यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे एक्टिन, मायोसिन, दोनों मसल प्रोटीन्स हैं. इसके अलावा हमारे बालों में प्रेजेंट अल्फा कैरेटिन, राइट. सिंपली कैरेटिन लिख सकते थे वैसे हम. दूसरा है बीटा हेलिक्स या बीटा प्लीटिंग. इसमें क्या होता है बेटा, एक से ज्यादा प्राइमरी स्ट्रक्चर वाले पॉलीपेप्टाइड्स यहां पर पाए जाते हैं. ये एक चेन हुई, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये एंटी पैरेलल अरेंज है. अगर यहां पे सी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल, तो इसका सी टर्मिनल, इसका एन, सी एंड एन. यहां पाया जाएगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, और उसकी वजह से ये आपस में जुड़े हुए होंगे. सो हियर वी हैव intermolecular hydrogen bonds present between two or more polypeptides. Examples are फिब्रोइन नाम का जो सिल्क में मिलने वाला प्रोटीन है, इसके अलावा कोलाजन एंड बीटा कैरोटीन 2, राइट. सो दिस वाज अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अब जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और बॉन्ड्स मिल जाते हैं तो उससे बनता है टर्शरी स्ट्रक्चर, राइट. इससे बना टर्शरी स्ट्रक्चर. अब हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही, पेप्टाइड बॉन्ड्स भी हैं. कुछ इस तरीके से इंटरमिंगल्ड सा स्ट्रक्चर, बॉन्ड्स एंड इंटरबॉन्ड्स बनाता हुआ स्ट्रक्चर जो होगा उसे बोला जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर, राइट. यहां पर बेसिकली है क्या, कौन कौन से बॉन्ड्स हैं? There are many bonds. You name the bond and it's here. Hydrogen bond, ionic, covalent, right, disulfide, हाइड्रोफोबिक, इसके अलावा वेंडरवॉल फोर्सेस, सब यहां पर एक साथ प्रेजेंट हैं. कुछ इस तरीके से कि जो नॉन पोलर एंड है वो अंदर की तरफ है, वहीं पर पोलर एंड एक्सपोज्ड है, और इसी वजह से ये प्रोटीन्स सॉल्यूबल होते हैं. और ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को देख के पता ही चल रहा है कि ये ग्लोब्यूलर है, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है, गोला सा बन गया है ना, तो ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूल मतलब जो गोला जैसा हो, राइट. सो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आते हैं इसके अंदर, राइट. इसको अंडरलाइन कर देते हैं, जैसे यहां पर है फाइब्रस प्रोटीन्स, ये है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. एग्जाम्पल है इसका सारे एंजाइम्स.
बेटा यहां पर सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो है कोवैलेंट बॉन्ड, और वही कोवैलेंट बॉन्ड ही यहां पर एंजाइम्स की जो 3D साइट होती है, लिंकिंग साइट, वो वही क्रिएट करता है, राइट। इन टर्शरी स्ट्रक्चर से आगे चलकर जो प्रोटीन स्ट्रक्चर बना उसे कहा गया क्वाटरनरी 4 डिग्री और क्वाटरनरी प्रोटीन्स और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, राइट। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? एक या दो या दो से ज्यादा टर्शरी यूनिट्स के आपस में जुड़ने से बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो इट इज फॉर्म्ड बाय 2 or more tertiary proteins और टर्शरी स्ट्रक्चर्स। बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, टर्शरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन बोल सकते हो। सो टर्शरी प्रोटीन्स विच एक्ट एज सब यूनिट्स। अब इसमें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड्स हुए ना, सो इट्स द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। एग्जाम्पल है इसका हीमोग्लोबिन, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा यूनिट्स होती हैं और उनसे बना होता है हीमोग्लोबिन, राइट। सो 4 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइमरी प्रोटीन्स वो हैं, या प्राइमरी स्ट्रक्चर वो है जो सिर्फ पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में है। अब ये फर्दर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। सेकेंडरी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि इंट्रा या इंटर यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है। इससे धागे जैसे प्रोटीन्स बनेंगे जो कि इनसॉल्युबल होंगे। इनमें और बॉन्ड्स का काउंट इंक्रीज हुआ तो इससे ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे जो गोले के फॉर्म में होंगे। जो पानी से प्यार करने वाले हाइड्रोफिलिक एंड्स होंगे या पोलर एंड्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे, और हाइड्रोफोबिक एंड्स जो होंगे यानी नॉन पोलर, मैं इसको लिख देती हूँ, नॉन पोलर जो है दिस इज हाइड्रोफोबिक, इसे पानी से डर लगता है तो ये एंड्स अंदर चले गए, और जो हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं वो बाहर आ गए, जिसकी वजह से ये प्रोटीन्स पानी में सॉल्युबल होते हैं। इन्हीं की छोटी छोटी सब यूनिट से आपस में मिल करके बनाया गया क्वाटरनरी प्रोटीन या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इज दैट क्लियर टिल दिस पार्ट? राइट, प्लीज नोट इट डाउन। सो हमने पढ़ा अबाउट द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो कि 4 टाइप के हो सकते हैं। वेल, जो प्रोटीन्स हैं, अब तो वो तो स्ट्रक्चर की बात थी, अब फंक्शनली प्रोटीन कंपोनेंट्स के बेसिस पर कितने टाइप के हो सकते हैं? लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हो सकते हैं बेटा 3 टाइप के। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन्स, यानी वो प्रोटीन्स जो कि केवल और केवल अमीनो एसिड से बने हैं, which have amino acids only। इसके एग्जाम्पल्स में सारे आएंगे, जितने भी ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स हैं सभी इसी में आएंगे। एग्जाम्पल दोनों ले लेते हैं ना, ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन्स, जैसे कोलेजन, मायोसिन, एक्टिन, सब इसी में आ गए। ग्लोबुलर प्रोटीन्स का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सारे एंजाइम्स आते हैं इसमें, जैसे रुबिस्को, राइट। जो रुबिस्को है ये है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोस्फीयर। दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला अगर कोई प्रोटीन है तो वो रुबिस्को है। वहीं पर कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ
एनिमल्स, राइट। ये दो एग्जांपल्स मैंने सिर्फ इसलिए दी क्योंकि इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, अदरवाइज बहुत सिंपल सी चीज है। सिंपल प्रोटीन्स वो हैं जिनमें सिर्फ अमीनो एसिड्स होते हैं। जितने भी स्ट्रक्चर्स में हमने एग्जांपल्स पढ़े थे सबके सब सिंपल प्रोटीन्स ही पढ़े हैं अभी तक, है ना। नेक्स्ट जो प्रोटीन्स आते हैं ये वो प्रोटीन्स हैं जिनमें न सिर्फ अमीनो एसिड यानी न सिर्फ प्रोटीन बल्कि कोई नॉन प्रोटीन चीज भी होगी। इन्हें कहा जाता है कॉन्जुगेट और कंपाउंड प्रोटीन्स। क्या है बेटा कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो घिचपिच होकर के एक से ज्यादा या एक से ज्यादा अलग अलग चीजों से मिल करके बने, कॉन्जुगेशन जहां पर हुआ हो। सो दे हैव प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन, राइट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। लेट्स स्टार्ट टेकिंग एग्जाम्पल्स। सबसे कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्रोमोप्रोटीन। क्रोमो है नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन तो दिख ही रहा है। सो क्रोमोप्रोटीन क्या हुआ बेटा? जिसमें कलर या पिगमेंट हो और साथ में हो प्रोटीन, राइट। So color containing protein is hemoglobin. There are many examples, right? Metalloprotein यानी जिसमें हो प्रोटीन के साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट है मेटल। एक तो एग्जाम्पल ऊपर दिख ही रहा है, हीमोग्लोबिन वो है भी, उसमें भी आयरन भी है, राइट। इसके अलावा जितने भी मेटालिक एंजाइम्स हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आएंगे। न्यूक्लियोप्रोटीन्स, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, एग्जाम्पल हिस्टोन, राइट। हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ना जो डीएनए को रैप अप करके रखते हैं, राइट। बहुत एग्जाम्पल्स ले सकते हैं ऐसे। फॉस्फोप्रोटीन दैट मीन्स प्रोटीन प्लस फॉस्फेट, एग्जाम्पल है इसका मिल्क प्रोटीन या केसीन। इसके अलावा लिपिड्स के साथ मिलने से भी बन सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन, या म्यूकोप्रोटीन, राइट। ये दोनों है क्या? ये है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। दोनों में फिर अंतर क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन वो होते हैं जहां पर कार्बोहाइड्रेट कम है, म्यूकोप्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होने से चिपचिपापन बढ़ गया। दो देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स, लाइपोप्रोटीन्स जहां पे लिपिड्स के साथ प्रोटीन्स जुड़े हैं, राइट। सो दैट वाज द सेकेंड टाइप। नंबर कर देते हैं इसे, राइट। एंड थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन वो है जो कि बड़े प्रोटीन्स के टूटने से बनता है। इन्हें कहा गया डेराइव्ड प्रोटीन्स। These are formed by degradation of large और complex proteins। जैसे प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ा है ना, तो प्रोटीन के डाइजेशन में जो भी चीजें बनती है सबके सब डेराइव्ड प्रोटीन्स हैं। सो एग्जांपल्स आर पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस एटसेट्रा,
राइट. सो दीज वर दी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. जल्दी से एक बार नोट करोगे इसे. पढ़ लेते हैं प्रोटीन्स का लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज देयर कैरेक्टर्स. जितने भी प्रोटीन्स हैं बेटा सबके सब कोलॉइडल हैं, यानी टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट दोनों शो करेंगे. सेकेंड, दीज आर एम्फोटेरिक, ये बता ही चुके हैं क्योंकि वीक एसिड वीक बेस दोनों प्रेजेंट हैं. थर्ड, दे आर मोस्ट डाइवर्स बायोमोलिक्यूल्स. ऐसा क्यों? क्योंकि 20 अमीनो एसिड्स के कई अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जिनसे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इन्हीं में मिलेगी. राइट. नेक्स्ट थिंग, ये शो करते हैं बेटा डीनेचुरेशन. अब डीनेचुरेशन क्या है? जो टर्शरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन्स हैं वैसे तो बहुत स्टेबल हैं, राइट, बट टर्शरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन्स show denaturation, या they undergo denaturation on change in pH और टेम्परेचर. अगर इनका pH या टेम्परेचर ड्रास्टिकली चेंज किया गया तो इनमें डीनेचुरेशन हो जाएगी. तो वहां पे होगा क्या? डीनेचुरेशन में एग्जैक्टली होता क्या है? जितने भी बॉन्ड्स हैं प्राइमरी टर्शरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन्स के, वो सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे. टर्शरी, क्वाटरनरी एंड सेकेंडरी प्रोटीन बॉन्ड्स, या सिंपली लिख सकती हूं मैं इसको कि जितने भी प्रोटीन बॉन्ड्स हैं सबके सब टूट जाएंगे. ऑल प्रोटीन बॉन्ड्स ब्रेक एक्सेप्ट पेप्टाइड बॉन्ड. यानी ये कह सकते हैं कि डीनेचुरेशन में हो क्या रहा है? डीनेचुरेशन में टर्शरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन्स चेंज होकर के प्राइमरी प्रोटीन्स के फॉर्म में आ जाते हैं. उनका जो नेचर है वो खत्म हो जाएगा. सो इससे होगा क्या? एज अ रिजल्ट, अगर मानो टर्शरी प्रोटीन्स में एंजाइम्स हुए तो उनके जो नेचर है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लूज हो जाएगा. प्रोटीन्स लूज देयर प्रॉपर्टीज, जो उनका फंक्शन है वो नहीं कर पाएंगे. जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं. ऐसे अंडा बॉईल किया तो बॉईल करने पर वो तुरंत हार्ड हो जाता है, राइट. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ डीनेचुरेशन. ऐसे ही कर्डलिंग ऑफ मिल्क ऑन चेंज ऑफ पीएच. अगर मान लो पीएच चेंज किया गया तो दूध तुरंत फट जाता है. उसके अंदर अगर एसिड या इनोक्यूलम जामुन डाला गया जिसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होती है तो तुरंत उसका
फटना या उसकी कर्डलिंग शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस से नुकसान तो हुआ कि प्रोटीन्स का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो लूज हो जाती हैं, बट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खाने वाले प्रोटीन्स हैं, उनका डाइजेशन भी होता है। सो डीनेचरेशन इज अ हार्मफुल प्रोसेस, इट्स रियली हार्मफुल फॉर टर्शरी प्रोटीन्स, बट अगर कोई न्यूट्रिटिव प्रोटीन है तो उसके डाइजेशन में यही डीनेचरेशन मदद करेगी, राइट। लास्ट कैरेक्टर क्या, लेट्स स्टडी अबाउट दी फंक्शंस। प्रोटीन्स के बहुत डाइवर्स फंक्शंस हैं। एंजाइम्स भी हैं ये, राइट। जितने भी एंजाइम्स पढ़ते हैं सबके सब जनरली प्रोटीन्स ही हैं। यस, प्रोटीन साथ में कोई नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर सारे एंजाइम्स का प्रोटीन से ही बना है। इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं इनका इम्यून फंक्शन भी है। जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बने हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी जो एंटीबॉडीज फाइट करेंगी, दे आर अगेन योर प्रोटीन्स। कई हॉर्मोन्स बनाए जाते हैं, राइट। स्ट्रक्चरल फंक्शन है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में कोलेजन, ट्रांसपोर्ट, जैसे कि ग्लूट4 नाम का प्रोटीन है फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, राइट। सो इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स हैं जो कि टॉक्सिन्स हैं, कुछ की न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, कोई बहुत स्वीट हैं, राइट। सो दीज आर देयर डाइवर्स फंक्शंस, डाइवर्स नेचर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट डीनेचरेशन। अगर डीनेचरेशन हुआ तो टर्शरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन्स के सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे और अल्टीमेटली प्राइमरी प्रोटीन के बॉन्ड्स ही यहाँ पर बचेंगे। इज दैट क्लियर? सो दीज वर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन्स। एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, बोलेंगे कि जी प्रोटीन का कोलॉइडल नेचर है तो ब्राउनियन मूवमेंट शो करेगा, बट अगर टेम्परेचर किसी प्रोटीन का बढ़ाया जा रहा है तो कोलॉइडल नेचर या ब्राउनियन मूवमेंट पर क्या असर पड़ेगा? बेटा किसी भी कोलॉइड के लिए बहुत सिंपल सी चीज है कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ब्राउनियन मूवमेंट इंक्रीज करता है, बट एक फिक्स्ड टेम्परेचर के बाद में जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएंगे, और डीनेचर होते ही वो कोएगुलेट कर जाएंगे, राइट। हार्डनिंग ऑफ एग ऑन बॉइलिंग जो था ये कोएगुलेशन ही तो था। इकट्ठे हो जाते हैं सारे प्रोटीन, सारे बॉन्ड्स तो टूट गए, राइट। तो इसकी वजह से ब्राउनियन मूवमेंट एक टेम्परेचर के बाद में डिक्रीज कर जाएगा, राइट। सो इसको लिख सकती हूँ कोलॉइडल Brownian, movement is present. This Brownian movement increases with increase in temperature, but after certain temperature it decreases due to denaturation. Right, this could be a डायरेक्ट क्वेश्चन जो इस पर पूछा जा सकता है। विद दिस वी आर डन विद प्रोटीन्स। आगे पढ़ते हैं लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स।